नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन। जिस तरीके से बिहार चुनाव पूरे देश के लिए एक चर्चा का विषय बन चुका है, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता जी, जिनसे हम आज ज़्यादा जानकारी लेंगे कि बिहार चुनाव में सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार को लेकर के एक मिथ शुरू से रहा है कि बिहार को 20 साल में विकसित प्रदेश के तौर पर देखा जाए, लेकिन अव्यवस्था का आलम यह है कि यहाँ के अभी भी ज़्यादातर युवा बाहर अन्य प्रदेशों की तरफ रोजगार के लिए पलायन करते हैं। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, आप पूरे भारत को देखते हैं तो पूरे भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस का परमानेंट सेटलमेंट हुआ था जी। और जब ये ब्रिटिश एम्पायर अपना साम्राज्य बढ़ा रही थी जी, तो ईस्ट इंडिया ही मात्र एक ऐसा प्रोविंस था, बंगाल प्रेसिडेंसी जी, और ईस्टर्न एरियाज, यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर अपना साम्राज्य परमानेंट नहीं बैठा पाई। इसलिए जो है यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नया प्रक्रिया अपनाया और वो प्रक्रिया था लिमिटेड राज का, जी, है ना। परमानेंट राज नहीं हुआ ब्रिटिश एम्पायर। तो भारत में 3 व्यवस्था लागू हुई, मनसबदारी सिस्टम, महलबारी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। तो ईस्ट इंडिया में चूंकि जमींदार मिडवाइफ बना ब्रिटिश एम्पायर और जनता के बीच में, और बाकी प्रदेशों में देखिएगा वेस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में मनसबदारी और महलबारी सिस्टम, ये डायरेक्ट ब्रिटिश एम्पायर जनता से लिंक थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो बना, लिटरेसी लेवल जो आज देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम मैकुले का स्कूल जो आया, इंग्लिश मीडियम लागू हुआ, बिल्कुल वो उधर ज़्यादा हुआ और इस एरिया में ईस्टर्न साइड में ये नहीं हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त भी 1951 का जो पहला सेंसस हुआ आज़ादी के बाद, उसमें भी देखिएगा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये ज़्यादा आपको वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में देखा गया। और इसके साथ साथ जो लिटरेसी लेवल है, पर कैपिटा इनकम है, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जुडिशियरी जो लोकल लेवल पे पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, उन सब का बहुत ही डिफरेंट था हमारे ईस्टर्न इंडिया के तर्ज पे। अब मामला वहाँ से चला और प्रजातांत्रिकरण की जो प्रक्रिया है, संविधान के निर्माताओं ने जो लिखा है, संविधान में जो अंकित किया है, जो सम्राट अशोक का जो चक्र है, यही भारत का प्रतीक बना और यही जो है भारत के झंडा में भी है, संविधान का भी प्रतीक है। इस चक्र में जो बहुजनवादी परंपरा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परंपरा दी हुई है। देश आज़ाद हुआ, नया संविधान बना, नई देश की तरफ हम लोग आगे की तरफ गए और यही बहुजनवादी प्रक्रिया जब आगे जाती है तो आप देखते हैं लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव जी आते हैं और जो गर्म हवा नीचे से सामाजिक क्रांति की लगती है, ऊपर जो कुछ लोग बर्फ की तरह जमे हुए थे, ऊपर से जो है गर्म हवा से वो पिघल कर नीचे आता है और नीचे के तबके जो है बहुजनवादी परंपरा में ऊपर की तरफ जाते हैं। भारत का पार्लियामेंट बदल जाता है, भारत की अन्य राज्यों की असेंबलीज बदल जाती है, आपके उत्तर प्रदेश बदल जाता है, बिहार बदल जाता है। अब लालू प्रसाद यादव जी का जब राज हुआ, जो 20 साल आप बता रहे हैं, बिल्कुल, तो आपको तो 1951 छोड़ दीजिए, 1793 जब लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ तो ये एक आइलैंड की तरह डेवलप कर गया आज़ादी आते आते तक। और ये आइलैंड क्या था, यहाँ से लोग आज़ादी के पहले भी जो है मॉरिशस और जो है वेस्ट इंडीज की तरफ मूव कर गए और यहाँ से प्लान शुरू हुआ और वो प्लान लगातार चलता ही रहा। अच्छा, 90 के दशक में भी आप देखिएगा तो कि ये प्लान हुआ लालू जी के रिजीम में भी, लेकिन उसका 90 में आप देखिएगा जब लालू जी सत्ता में आते हैं बिहार में, तो वहाँ पे प्राइवेट आर्मीज होती है। भारत का सेना एक है, बिहार पुलिस दूसरा है और तीसरा जातीय सेना था। बिल्कुल, लौरिक सेना यादवों का, भूमियार का जो है आपका रणवीर सेना, राजपूतों का सनलाइट सेना, कुर्मियों का भूमि सेना और जो है पिछड़े जातियों का लाल सेना।
लाल सेना और इन लोगों का, रणवीर सेना का भयानक लड़ाई होता था 1990 के दशक में। बेल्ची कांड से 70s में ये शुरू हुआ था, लेकिन 2000 आते आते तक ये सारा लड़ाई खत्म हुआ, सारे सेना खत्म हो गए। लालू प्रसाद यादव को एक क्रेडिट जाना चाहिए कि सामाजिक न्याय का राज था। अब 91 में ही नई आर्थिक नीति लागू हुई, आप जानते हैं। जी जी बिल्कुल। जहां कंपनी प्राइवेट वहीं गई जहां पे कल कारखाने पहले से लगे हुए थे, एजुकेशन सिस्टम पहले ठीक था, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक था, और वहां पे लोग पलायन कर गए। यहाँ की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद हो गई। अब नीतीश कुमार जी को जो मिला था वो चीज को बचा कर नहीं रख पाए। 90 के दशक में जो बिहार का जो कंट्रीब्यूशन था भारत के जीडीपी में वो 4% था। 2005 में भी हमने 4% छोड़ा था, ठीक है, लेकिन आज के दिन में 2.8% हो गया बिहार का कंट्रीब्यूशन। तो लगातार ये जो प्लान हो रहा है, इसलिए तेजस्वी जी का नारा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई के लिए लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बिहार का जो व्यवस्था है वो जो व्यवस्था एकदम त्राहिमाम, जनता मासूम जनता यहाँ त्राहिमाम कर रही है। प्लान नीतीश जी के राज में और तीव्र गति से बढ़ गया है। एक यहाँ पे आइलैंड बना दिया गया, और खासकर देखा जा रहा है बड़े बड़े जो आपका राज्य है, डेवलप राज्यों का ये आइलैंड है, कॉलोनी है। पहले ब्रिटिश एम्पायर का कॉलोनी था, अब गुजरात का कॉलोनी बन गया। वोट यहाँ से चाहिए और कंपनी लगेगी गुजरात में। पिछले 10 सालों में 2,85,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा बिहार में, और गुजरात में मात्र 85,000 का। इसी से लग रहा है कि आइलैंड बनेगा। इसका ब्लूप्रिंट क्या है? क्योंकि मैं ज्यादातर क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा था, तो लोगों का मानना ये था कि सिर्फ चुनावों के समय पे वादे होते हैं, और वादा चुनाव के बाद में वादा खिलाफी हो जाती है। तो इसका क्या कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है आरजेडी ने कि किस तरीके से हमको इंडस्ट्रियां स्थापित करनी है और लोगों को रोजगार देना है? देखिए, मैं इंडिया अलायंस कमेटी है नेशनल लेवल पे, उसका मैं रिसर्च कमेटी का मेंबर हूँ। बिहार में जो मैनिफेस्टो बना है, मैनिफेस्टो कमेटी का भी मेंबर मैं ही। जी, और मैनिफेस्टो लिखने में मेरा अहम रोल रहा है। अच्छा। तो आपने एकदम बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है और वादा खिलाफत हो जाती है, क्योंकि आपके अलीनगर विधानसभा से जो वहाँ की प्रत्याशी रही है मैथिली ठाकुर जी, उन्होंने इस पे भी एक जवाब दिया था कि ये बहुत ही निजी विषय है। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों का ये निजी विषय है या सिर्फ वही मैं बता रहा हूँ। मैथिली ठाकुर तो खुद ही प्लान कर गई है वहाँ। जी ठीक है जी, ठीक है, प्लान कर गई है। यहाँ कुछ है नहीं, म्यूजिक के क्षेत्र में भी कुछ नहीं है जी। लेकिन आप देखिए, आपने पूछा वादा खिलाफी जी। 2020 में हमने वादा किया था 10 लाख रोजगार देंगे, बिल्कुल। और मुख्यमंत्री क्या कहते थे? बाप यहाँ से पैसा लाओगे। प्रधानमंत्री की जो फाइनेंस मिनिस्टर है बिहार आती है, कहती है कि 19 लाख हम रोजगार देंगे जी, ठीक है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल जी। आज 11 साल हो गया, 22 करोड़ रोजगार हो जाता, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं था। तो वादा खिलाफी उधर है। हमारा जो कार्यकाल 17 महीने का रहा जी, हमने 5.5 लाख नौकरियां दी, सरकारी नौकरी 3.5 लाख नौकरी हमने पाइपलाइन में किया जी। हमने IT पॉलिसी लाई जी। हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई, मेडल लॉ नौकरी पाओ की व्यवस्था किया, MOU साइन करवाया। तो 17 महीने में हमने इतना किया। उसके साथ साथ जाति जनगणना हमने कराई, जाति गणना कराई, और 75% तक आरक्षण बढ़ाया। और इनकी जब हम हट गए और बीजेपी आ गई, वो कम होके खत्म हो गया, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, 9 शेड्यूल पे नहीं गया। अब आइए ब्लूप्रिंट क्या है। हमने फिर वादा किया जी। इस सबसे बड़ी वादा है कि हर घर में हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी जी, बिल्कुल। पूरे बिहार में 2 करोड़ 74 लाख परिवार है जी, यानी कि 2 करोड़ 74 लाख नौकरी हमें देना है जी। आपको पता है 30 लाख नौकरी ऑलरेडी बिहार सरकार में है। अच्छा, जो अभी रिक्तियां हैं? नहीं, काम कर रहे हैं लोग। अच्छा, 25 लाख रिक्तियां खाली है 14 डिपार्टमेंट में, जितने डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे जी जी। तो वो हो गया जाकर 55 लाख नौकरियां। 50 लाख जो नौकरियां हैं वो संविदा में चल रही है, बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट में चल रही है, है ना। तो 1 करोड़ तो यही हो गया पूरे। आप चूंकि विद्वान आदमी है तो मेरी बात सुनिए ध्यान से जी। पूरे दुनिया में नेशनल वर्ल्ड एवरेज है पॉपुलेशन और नौकरी का 11% दुनिया का एवरेज है। जिस देश की जनसंख्या जितनी है उसका 11% सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, और उससे डबल
प्राइवेट नौकरी मिलनी चाहिए। अमेरिका जो सबसे प्राइवेटाइज देश है, वहां पर जो सरकारी नौकरी की जो परसेंटेज है वो 15% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है और 32% जो है उसका जनसंख्या प्राइवेट नौकरी में करता है। बिहार में मात्र 1.5% जनसंख्या, कितना 1.5% जनसंख्या जो है वो सरकारी नौकरी में है। भारत में लगभग 2% के करीब है। तो बिहार में तो ये नेताओं ने इतना त्रहिमाम किया है कि भाई सरकारी नौकरी कम से कम यहाँ पे 1.5 करोड़ होनी चाहिए थी पॉपुलेशन के आधार पे। इन लोगों ने वादा खिलाफी किया और वही वादा खिलाफी को मैं कह रहा हूँ कि तर्क के साथ मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को सरकारी नौकरी देना है और देकर रहेंगे। हमको डिपार्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। जो बजट का जो बोरोइंग है हमारा 78% का है, 22% हमारा अर्निंग है, 78% को हम नीचा करेंगे, अर्निंग हम बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? हम एग्रीकल्चर सेक्टर को हम बढ़ावा देंगे। हम जो है आपको जितने तरीके का डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में हम अपना एनहांस करेंगे। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाएंगे, सर्विस सेक्टर को हम बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ जो टूरिज्म का जो घर है बिहार, हर यहाँ पे भी जो हम लोग बैठे हुए हैं, मुंडेश्वरी देवी जी का जो है यहाँ पे टेम्पल है और हर जिला में एक टूरिज्म है। हरियाणा जाइएगा कुछ नहीं है, एक तालाब खोद के गेस्ट हाउस बना दिया है और टूरिज्म चल रहा है। पूरा जो है केरला टूरिज्म की इकोनॉमी से चल रहा है। तो हम टूरिज्म में एनहांस करेंगे नौकरियां, तो हम पैसे की व्यवस्था करेंगे और नौकरी की व्यवस्था। सबसे बड़ी बात अभी आपने अपने ही वक्तव्यों में बोली है कि टूरिज्म को लेकर के जो आप बात कर रहे थे, वास्तव में अगर देखा जाए तो जितना मैंने अभी तक भ्रमण किया है बिहार में, वो लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड और अन्य जो स्टेट हैं जहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी उनका फुटफॉल रहता है, वैसी व्यवस्थाएं अगर यहाँ पे दी जाए तो हो सकती हैं और यहाँ पे टूरिस्ट सेक्टर को काफ़ी बूस्ट किया जा सकता है। मैं तो कहीं ना हो कि 50 लाख नौकरी टूरिज्म में निकल इसका कारण समझ जानना चाहता हूँ कि क्या आज़ादी के से लेकर के अभी तक अगर कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं पनप सकी हैं तो इसका क्या कारण है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, हमेशा बिहार को सौतेला व्यवहार किया गया है जी, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है जी। नेहरू जी के समय भी फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई, आप लोग जानते होंगे जी। ये आया 1956 में जी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो संसाधन बिहार का है वो संसाधन पे देश का हो गया, नेशनल हो गया। और जो कोयला यहाँ से निकल कर जाता था, यहाँ से 2 रुपये किलो और वापस लीजिए तो 10 रुपये किलो बिहार के ही लोग खरीद रहे थे। ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। तो फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी में हमारे साथ अन्याय किया है। हमारा रिसोर्सेज था और हम ही उससे वंचित रह गए। उनके लोग आए, यहाँ कंपनी लगी, बाहर से बच्चे आके कंपनी में काम किए, हमारे लोग बाहर चले गए लेबर बनकर। ठीक है, उसके साथ साथ जो यहाँ का जो पॉलिटिक्स था, पॉलिटिक्स कास्ट इनरिच पॉलिटिक्स है। जैसा कि मैंने बोला जमींदारी प्रथा से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता, चंदोली बगल में है, लोहिया जी का घर है, यहाँ कर्म भूमि है लोहिया जी का, समाजवादियों का। तो आप देखिए ये पूरा प्रक्रिया जो है बहुत स्लो है लेकिन अब जो है दिखाई देने लगा है। इस पूरे प्रक्रिया में जाइएगा तो हम लोग जातीय व्यवस्था के तहत लड़ते रह गए और जो डेवलप स्टेट थे पहले से ही, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे पॉलिटिक्स डेवलपमेंटल और इकोनॉमिक होने लगी। सारे जो इंडस्ट्री जो मंत्रालय में बैठे हुए लोग हैं, जो मैंने बोला बजट में 2 प्रोविजन होता है। एक तो जो है पंचवर्षीय योजना के तहत आता है जो फाइनेंस कमीशन पैसा देता है, 32% 40% उसका डिवोल्यूशन होता है। एक होता है प्रोजेक्ट सीधे कैबिनेट के हाथ में होता है। और आज 50 लाख करोड़ का जो बजट मोदी जी का, इसमें जो है 11 लाख करोड़ सिर्फ प्रोजेक्ट पर, चोरी यहीं पर है। यही प्रोजेक्ट डेवलप स्टेट को चला जाता है। इस बार का भी मैं बता रहा हूँ 3 लाख करोड़ तो सिर्फ 3 स्टेट लेके चला गया। गुजरात लेके चला गया 85,000 करोड़ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, पोर्ट बनाने के लिए महाराष्ट्र लेके चला गया 75,000 करोड़ और 1,75,000 करोड़ ग्रीन एनर्जी के लिए प्रोजेक्ट बना के ले गया आंध्र प्रदेश। और हमारा तिरुपति में ब्राउन प्रोजेक्ट है, 1 रुपया में नीतीश कुमार ने अडानी को दे दिया। हमारे साथ अन्याय हुआ उस वक्त भी, आज भी, और सौतेला व्यवहार आज तक चला जा रहा है। पहले ब्रिटिश का कॉलोनी था, आज के दिन में गुजरात का कॉलोनी बनकर रह गया है बिहार। यही व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं। तेजस्वी प्रसाद इसीलिए कहते हैं हर घर को हम नौकरी देंगे, परचेजिंग पावर हम बढ़ाएंगे। जैसे ही परचेजिंग पावर बढ़ेगा, लोग जो है घर खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, वो चेन रिएक्शन होगा। जैसे कि 1991 में भारत के साथ हुआ, नया इकोनॉमिक पॉलिसी लगा, लोगों को नौकरी मिली, चेन रिएक्शन हो गया, नया नया शहर बनने लगा। हम आपको बताते हैं अर्बन डेवलपमेंट, हरियाणा में जाते हैं, DDA है दिल्ली में, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
बिहार में आज तक ये अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नहीं बना। पटना जैसे शहर में 1970 के बाद आज तक कोई प्लांट कॉलोनी नहीं बना। कंकड़बाग और आपको पाटलिपुत्रा कॉलोनी या राजेंद्र नगर, चौथा कोई कॉलोनी नहीं बना पूरे बिहार में। तो हम डेवलपमेंट तो प्लान तो होना ही होना है। आज मुझे पैसा लगाना होगा, मैं कैमूर में कहाँ लगाऊंगा ये बता दीजिए। कोई प्लान कॉलोनी नहीं है, न सीवर है, न रोड है, न बिजली का व्यवस्था ठीक से किया हुआ है, न स्कूल है, न पार्क है। एक कॉलोनी नाम का कोई चीज ही नहीं है, प्राइवेट हो। ये तो खैर काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। सुबोध जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार का नाम आते ही कहीं ना कहीं एक इमेजिनेशन जो क्रिएट होती है कि पिछड़ा, लेबर तबके के लोग और कहीं ना कहीं पिछड़ी सारी चीज़ें, तो इस इमेज को पहली चीज़ तो कैसे आप दूर करेंगे? और दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चों की शिक्षा, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है और कोचिंग और अन्य संस्थान हावी हो रहे हैं, इसको किस तरीके से रोकेंगे? देखिए, दो तरीके की चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी और शॉर्ट टर्म पॉलिसी। शॉर्ट टर्म पॉलिसी में तो गवर्नमेंट स्ट्रक्चरल चेंज करता है, फिजिकल चेंज करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो होती है, कोई भी देश तभी सक्सेस करेगा जब उसका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में होगा। क्योंकि एजुकेशन ही लैडर है, फलक्रम है। पाना, पत्थर उठाना मुश्किल है, पाना लगा दीजिए तो उठ जाता है। तो आपके सामने क्लासिक एग्जांपल है अमेरिका और जापान। दो का मैं लूंगा। जापान दो बार बॉम्बार्डमेंट हुआ, उसके ऊपर बर्बाद हुआ 2 बार, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, फिर भी जिंदा होकर तुरंत खड़ा हो गया। कारण क्या था? क्योंकि उससे पहले वर्ल्ड वार 1 के पहले 1914 तक मेजी डायनेस्टी 150 साल राज किया जापान में, और मेजी डायनेस्टी ने अपने टोटल बजट का, जीडीपी का 48% जो है एजुकेशन और रिसर्च में खर्चा किया था। इसलिए आज जापान खड़ा है। अब दूसरा बात लीजिए अमेरिका का। 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ, लेकिन 1900 तक अमेरिका का न्यूयॉर्क का रोज खरंजा का रोज था। उसके बाद क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया रिसर्च में, सब अमेरिका का बनाया हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका डजंट नीड प्रेसिडेंट बिकॉज द इंस्टीट्यूशंस आर सो डेवलप्ड। कारण क्या था? एजुकेशन। बिहार में नीतीश कुमारों ने यहाँ के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। भगवान भी माफ नहीं करेगा नीतीश कुमार को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो व्यवस्था स्कूल में है, इनके जो जाति गणना हुआ, विफलताओं की इमारत इसमें दिखाई दी, और 6% ग्रेजुएट है, 12% 12th पास किया हुआ है। स्कूलों में टीचर नहीं थी, हमने टीचर बहाली किया। 25 लाख रजिस्ट्रेशन है यहाँ के कॉलेजेस में। बिहार के कॉलेजेस में मात्र 262 कॉलेज है और 25 लाख है। एक कॉलेज में 10,000 स्टूडेंट है और 10,000 स्टूडेंट है और 40 टीचर है। तो जब तक हम यहाँ पैसा नहीं लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम स्कूल सिस्टम को नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने एक सेक्टर को सबसे ज्यादा चौपट किया है, उसका नाम है एजुकेशन सेक्टर। और नरेंद्र मोदी ने जिसका सबसे ज्यादा चौपट किया है, उसका नाम है एजुकेशन सिस्टम। जो 4% जो है मनमोहन सिंह के समय जीडीपी का खर्च होता था एजुकेशन पे, आज घट के ये 1.5% पर आ गया है। वो भी 0 है, क्योंकि हम आज एजुकेशन का सेस देते हैं। 1 लाख करोड़ एजुकेशन का सेस का पैसा अगर हम माइनस कर देते हैं टोटल बजट के आप सर क्या करने वाले हैं बिहार के लिए? इस पे क्या हम तो बोल ही रहे हैं कि हमारा एजेंडा ही है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। सिंचाई ये तो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम प्रोसेसिंग यूनिट और एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म नहीं करें, मंडी नहीं खोलेंगे, एमएसपी लागू नहीं करेंगे, बिहार का किसान तो सबसे गरीब किसान है पूरे भारत में, इसी को उठाना है। और हम एजुकेशन सेक्टर में हमारा पढ़ाई ही एजेंडा है। हमारा स्कूल सिस्टम में हम जो है हम जो आपका सतगोपाल जी जो हैं, मुस्कुन दुबे जी ने एक कमेटी बनाई थी, यही नीतीश कुमार जी बनाए थे। और नीतीश कुमार मुस्कुन दुबे कमेटी का क्या था? कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल सिस्टम हम लागू करेंगे बिहार में। कॉमन स्कूल सिस्टम क्या है? कॉमन स्कूल सिस्टम ये नहीं है कि प्राइवेट को खत्म कर देंगे और सरकारी को रखेंगे, नहीं। सरकारी को प्राइवेट की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, कॉमन बना देंगे। जो कैमूर का जो कॉलेज स्कूल होगा वही स्कूल पटना में सेम होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट टीचर रेशियो सेम। कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब ये हुआ, हम पूरे बिहार में कॉमन स्कूल सिस्टम। एक अंतिम में सवाल है सर, लिकर शराबबंदी क्योंकि बिहार में प्रदेश में लागू है, लेकिन आज के डेट पे जो हमने भी यहाँ पे देखा, जो ऑब्जर्व किया कि होम डिलीवरी व्यवस्था उपलब्ध है, तो इसको किस तरीके से आप रोक पाएंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है।
शराबबंदी होते हुए भी लोगों तक शराब पहुंच रही है और वो भी महंगे दरों पर। देखिए, आप उस व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं जो कि मैनिफेस्टो ही लिखा है इंडिया अलायंस का। जी। तो शराब व्यवस्था जो है, हम लोग 2015 में जब सरकार में थे, 2017 में हम लोगों ने लागू किया। राष्ट्रीय जनता दल नीतीश जी के साथ मिलकर लागू किया शराबबंदी, ताकि शराब न मिले और जो क्राइम्स होते हैं वो भी रुके। लेकिन जब तक हम 17 तक इस सरकार में थे, ये शराबबंदी बहुत मजबूती से लागू था। लेकिन जैसे ही हम सरकार से निकल गए, होम मंत्री बिहार के नीतीश कुमार है, सारा बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है, स्टेट बॉर्डर लगता है, ये शराब बाहर से अंदर आने लगा। आज हालत ये हो गया कि ये होम डिलीवरी हो गया। हालत ये हो गया कि तारी जो है, जो चौधरी समाज हमारा पासी समाज करता है, वो तारी को भी अल्कोहल में डाल दिया। नीरा के पीछे करते हैं, नीरा अल्कोहल नहीं होता है। हम लोग आएंगे तो नीरा को पहले अल्कोहल से निकालेंगे, जो भी जेल में बंद है उन सबको हम बाहर निकालेंगे। और जो शराबबंदी है, इसके ऊपर कमेटी बना के किस तरीके से सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। होम डिलीवरी को शुरू होने से उससे घटक राज्य को क्या हुआ है कि लगभग 8,000 करोड़ का जो है रेवेन्यू जो है वो चला जाता है प्राइवेट और ये चोरों के हाथ में, जो शराब की चोरी करते हैं, तस्करी करते हैं। नीतीश कुमार का सुशासन इतना सुशासन बन गया है कि गणेश जी का जो साथी है चूहा, चूहे के ऊपर 9 लाख लीटर दारू पीने के इल्जाम में FIR हुआ है। ये नीतीश जी की सरकार है। तो हम शराबबंदी चालू रखेंगे, लेकिन शराबबंदी को कड़ाई से लागू करेंगे और शराबबंदी को तारीख को हम हटाएंगे वहाँ से, और इसके साथ एक नीति बनाकर किस तरीके इसको मैनेज किया जाए, इस व्यवस्था को हम सुचारू ढंग से इसको लागू करेंगे। दर्शकों से आप ये बताना चाहेंगे क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से इस बार वोटिंग हुई है, लगभग 65% की दर पर वोटिंग हुई है, और ये पिछली अगर उस पर देखा जाए विधानसभा चुनाव में तो काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या कहना है? देखिए, हम सब टीवी में देख रहे हैं सुबह से कल से कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई है, लेकिन इसमें लोचा है। लोचा क्या है? पहले वोटिंग परसेंटेज पे ही कर लेते हैं। जब वोटिंग परसेंटेज 60% से ज़्यादा हुआ है बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी है। अच्छा, चाहे 1990 हो, 95 हो, 2000, और जब भी 60% से कम हुई है वोटिंग, तो नीतीश जी और इंडिया की सरकार बन गई। तो मतलब हम ये पहले बात, लेकिन ये फर्क नहीं है। अब आइए इसकी दूसरी बात, प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं कि हमारे साथ आजकल पिछले बार प्रो इनकम्बेंसी हो गया। और एग्जाम्पल दे रहे हैं झारखंड का और महाराष्ट्र का। रिसेंटली अभी आपका जो है हरियाणा का और दिल्ली का देख लीजिए, कम वोट परसेंटेज पड़ा। और हरियाणा में तो, दिल्ली में तो जो सरकार रजिस्ट्री थी बुरी तरह आ गई। अब तीसरी बात है जो अब क्वेश्चन आपने कहा कि वोट परसेंटेज, ये मिराज आप सुने हैं ना, मिर्च कृष्णा लगता है कि पानी नहीं है। आप वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं, आप इस अर्थमेटिकल जाल में मत फंसिए। हम ये कह रहे हैं कि बिहार की जनमानस का जो वोटर था 2020 में, उससे 65 लाख वोटर, 65 + 21 लगभग 81 लाख वोटर को आपने हटा दिया, कट कर दिया। पैमाना कब होगा? पिछला बार कितना वोटर ने वोट किया और इस बार कितना वोटर ने वोट किया, उन दोनों के डिफरेंस आप देखिएगा तो वोटर ज्यादा नहीं है, वोटर कमा है मेरे बंधु। अच्छा, तो ये कह रहा हूँ जाल आपके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जाल हम तीनों आइडिया आपको बता दें। दास के ऊपर जाइएगा तो मेरा सरकार, इनकम्बेंसी पे जाइएगा तो मेरा सरकार। लेकिन आप जो तरफ दे रहे हैं कि बढ़ गया, भरा हुआ कुछ नहीं है, परसेंटेज का घेर है, नंबर ऑफ वोटर पे जाइए। क्या पिछले साल जितने लोगों ने वोट किया था उतना वोट इस बार दिया? उस पर जाइएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 11 तारीख का वोटिंग होना है, 11 के 5 बजे आप डिफरेंस पता कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। परसेंटेज बढ़ा होगा, नंबर ऑफ वोटर कम हो गया। चलिए, नेशन स्टेशन के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता जी, जिनको आप सुन रहे थे। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्टेशन। तब तक के लिए नमस्कार।